मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। साथ ही प्रेमचंद जी जिनकी जयंती के उपलक्ष्य भी ये कार्यक्रम आयोजित है, उन्हें भी सादर नमन करती हूँ। आज हमारे बीच बहुत ही गणमान्य वक्ता जो प्रबुद्ध हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर माधुरी यादव जी जो मेरी कलीग भी रही हैं, और प्रोफेसर राहुल पांडे जी। जब राहुल पांडे जी को मैं तब से जानती हूँ कि जब उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, तो हम तब से उनका नाम सुन रहे थे, और उसके बाद कॉलेज में भी हमारे यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। और प्रेमचंद पर जब बोलने की बात आई तो आप देखें तो उनके पास एक पुस्तक है उस प्रेमचंद जी पर, कि प्रेमचंद का सामाजिक चिंतन, वो उनके द्वारा ही लिखित पुस्तक है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे दोनों वक्तागण, एक के पास पुस्तक थी और दूसरे के पास बहुत ही वेल रिसर्च्ड पेपर जो हम कह सकते हैं, पूरे प्रेमचंद जी के साहित्य, उनके जीवन को लेते हुए। और सबसे बड़ी बात, आज क्या प्रासंगिकता है इन सारी चीज़ों की, आप दोनों ही वक्ताओं ने हमें बताया। तो पहले तो महाविद्यालय में आने के लिए, उसके लिए स्वागत है, पर साथ ही साथ क्योंकि अंत में बोल रही हूँ तो आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नवयुग कन्या महाविद्यालय में आए। मैं रश्मिशील जी का, जो हर साल इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती है, कभी किसी की जयंती पर, कभी किसी की जयंती पर साहित्य से जुड़े कार्यक्रम करती हैं महाविद्यालय में, और हमारे हिंदी विभाग के साथ संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद जी का जो साहित्यिक दर्पण है, जो सामाजिक उनका चिंतन है, क्या उनकी आज की प्रासंगिकता है, इस संदर्भ में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंजू जी हमारे बीच हैं हिंदी भाषा संस्थान से, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और काव्यों फाउंडेशन के साथ हमारा MOU भी है, और ये बच्चे लगातार हमारे बीच जुड़े रहते हैं। जैसे कि अभी माधुरी जी ने कहा कि जो युवा हैं, आपके अंदर असीम शक्ति है, और आप समाज में जो गलत हो रहा है उसको देखें, और आप आँख मूंद कर समाज में नहीं चल सकते, जो उसको परसीव करें और उस पर रिएक्ट करें। अब एकदम अंधी दौड़ में ना रिएक्ट करें, या किसी लालच में ना रिएक्ट करें, पर हाँ, अगर कुछ गलत है तो उसके लिए स्वर उठाना चाहिए। और आप युवा ही हैं जिनसे आपसे अपेक्षा की जा सकती है। तो ऐसे ही युवा साहित्यकारों का एक काव्यों फाउंडेशन है, और ये लगातार 2-3-4 वर्षों से हमारे बीच कुछ ना कुछ छात्राओं को एंगेज कर रखा है। अब हमारी छात्राएं भी आपके जो भी संगठन है उससे जुड़ गई हैं, और आप एक साहित्यिक मंच प्रदान करते हैं, जिसमें कि चाहे वो थिएटर से रिलेटेड हो, चाहे वो साहित्य लेखन से रिलेटेड हो, चाहे भाषण से रिलेटेड हो, चाहे अभी आपने देखा कि कहानी वाचन हो रहा था, तो छात्राओं ने किस प्रकार से, पूरे कहानी ही है पर उसको किस प्रकार से एक लय के साथ और उतार चढ़ाव के साथ किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया। तो उन छात्राओं को भी और काव्यम फाउंडेशन को भी, और कुछ छात्राएं भी प्रस्तुति उनको देना है, क्योंकि संगोष्ठी का स्वरूप एक समाप्त हो जाए, हमारे वक्तागण हैं अगर उनको जाना हो तो इसलिए, अदरवाइज वो 10 मिनट और देंगे तो उन छात्राओं का भी हम कहानी वाचन सुन लेंगे, क्योंकि मैम का कहना है कि वो तैयार होके आई हैं। स्टूडेंट्स तो कोई भी अगर किसी कंपटीशन की या तैयारी करते हैं तो उनको वो अवसर मिलना चाहिए, तो अवसर जरूर मिलेगा आपको, और हम लोग सुनेंगे। पर साथ ही साथ मैं छात्राओं से कहना चाहूँगी, मैं देख रही थी कि प्रेमचंद आपके सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं होंगे ही। आगे आपको अगर PG करना है तो जो है उसमें भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। पर मैं देख रही थी कि छात्राएं लिखती नहीं। ठीक है कि ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड करवाती हूँ कि YouTube पर हमारे अवेलेबल रहे, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकें। पर एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जब वक्ता बोल रहे हों, चाहे वो आपके शिक्षक हो या हम कोई विशिष्ट वक्ता बुलाते हैं, तो उसके बुलेट पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए
क्योंकि जो हम सुनते हैं, कुछ लोग हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग एक कान से सुन के दिमाग तक जाने के बाद निकालते हैं, उनमें थोड़ा रह जाता है। कुछ लोग सुन के एक कान बंद करके दिमाग में रखते हैं, तो ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो उससे बेटर है कि आप एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, जिसमें जो भी इस तरीके के विशिष्ट वक्ता हमारे बीच आते हैं विभिन्न आयोजनों में, तो आप जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करें, क्योंकि हम इतने गणमान्य अतिथियों को, इतने गणमान्य वक्ताओं को आपके बीच इसीलिए बुला रहे हैं कि आपका ज्ञानवर्धन हो। अपने शिक्षकों को तो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और उसमें आपको जान ही रहे सेमेस्टर सिस्टम में कि आपको ज़्यादातर समय जो है हमें देना पड़ता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर असाइनमेंट दे दिया जाए, आधा कोर्स कंप्लीट होने पर फिर एग्जाम दे दीजिए। तो उसमें इस तरीके के जो पहला टाइम मिल जाता था ज़्यादा हम शिक्षकों को, वो अब नहीं मिल पाता। तो ऐसे बीच बीच में हम आपको बूस्टर डोज की तरह ऐसे जो है वक्ता बुलाते हैं, तो ध्यान से सुना करिए। अगली बार अगर कोई भी हमारे यहाँ संगोष्ठी होती है तो आप अपना पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिए और बातचीत मत किया करिए आपस में। मैं देख रही थी कोई बात कर रहा है, कोई सिर पे इधर करके सोने की कोशिश कर रहा है, कम ही थे पर ऐसा कर रहे थे। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, पर जो मंच पे बैठता है वो उसको सब दिखता है। तो ये तो एक नसीहत हुई और जो है धन्यवाद और वेलकम हुआ। बाकी प्रेमचंद जी से रिलेटेड अगर हम देखें तो जो कालखंड में वो पुस्तकें लिख रहे थे, जो जब उनका साहित्य आ रहा था, वो कालखंड ही बहुत ही डिप्रेसिंग पीरियड हम कह सकते हैं था, क्योंकि हम अंग्रेजों के पराधीन थे उस समय, और जो हमारा एक उनसे पोषित सामंती वर्ग था वो शोषण कर रहा था जो हमारे बाकी तबके के लोग हैं। साथ ही साथ छुआछूत की बीमारी उस समय थी, आज सौभाग्यवश नहीं है। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी और समाज में भी जागरूकता आई है, तो इस वजह से छुआछूत की प्रॉब्लम अब ना के बराबर है अगर हम कहें, पर उस समय ऐसा था। और साहूकार महाजनों को हम देखें तो कई बार आपने कई फिल्में भी देखी होंगी उन पर बनी हैं, तो साहित्य से रिलेटेड तो जो डिफरेंट साहित्य होता था उस पर पहले फिल्में भी बनती थी, अभी भी बनती हैं, तो उसमें भी हमें दिखता है कि किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था कार्य कर रही थी, किस प्रकार से कुछ वर्गों का शोषण हो रहा था। तो इसके खिलाफ एक तो संवेदना दिखाई प्रेमचंद जी ने, उन चीज़ों को समझा, यानी वो मानवीय मूल्य है कि हम किसी की संवेदना को समझें, उसको एम्पैथाइज करें। पर आपको आज की डेट में लग रहा होगा ऐसा कहाँ है, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी अनुभूतियाँ होती ही होंगी। पर साथ ही साथ अब हम देखें तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तक मना चुके हैं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब आज के कालखंड में बहुत परिवर्तन है। पर जैसा कि अभी माधुरी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो महाजनी व्यवस्था थी, आज आप देखिए तो जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिल जाती हैं। अगर आप कहीं किसी और प्रकार से लोगों का शोषण, जो नौकरी करता था किसी के यहाँ, मतलब नौकर था तो उसका शोषण होता था, तो ठीक है आज आपको रेम्युनरेशंस तो बहुत अच्छे मिलते हैं, पर कुछ उसी तरीके की चीज़ जो है कॉरपोरेट सेक्टर में भी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम देखें तो जो देश हैं उसमें ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, यानी आर्थिक समृद्धि तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर आर्थिक विषमताएं भी बढ़ रही हैं। पर ये आर्थिक विषमताएं इतनी ना बढ़ जाएं कि जो हमारी स्वतंत्रता के पूर्व वातावरण था उस तरीके का वातावरण कभी ना आने पाए। और जब हम सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो हमेशा ही व्यवस्थाओं को उलट पलट करने की कोशिश में रहती है, जिससे कि वो सत्ता पर काबिज होकर आपके किसी न किसी प्रकार से अपने फायदे के लिए परतंत्र कर सकें। अब वो आर्थिक परतंत्रता भी हो सकती है, वो सामाजिक परतंत्रता भी हो सकती है, तो बहुत सोच समझकर ही हमें इन सब चीज़ों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे की मंशा क्या है
अगर मंशा कुछ गलत का विरोध करने के लिए है तब तो ठीक है, पर मंशा किसी की सबलता को परिपोषित करने के लिए है और किसी राष्ट्र की को टुकड़े टुकड़े करने के लिए है, तो हमें कभी उसका हिस्सा नहीं बनना है। तो ये हमें देखना हो, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से हमने आज़ादी स्वतंत्रता पाई है और जो है हम बहुत लोग शहीद हुए हैं, तब हम अमृत महोत्सव मना पाए हैं। चाहे वो हम कहें कि देह त्याग किया हो, किसी को देश निकाला हुआ, तरह तरीके की सजाएं मिली और बहुत ही शोषण हुआ। आज जो पाश्चात्य कंट्रीज ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं और हमारे यहाँ के बीच के ही लोग कुछ दिखाते हैं, उस ऐसे साहित्य और इन चीज़ों को और ज़्यादा महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं कि भारत में तो बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ गड़बड़ हो सकता है, पर बहुत कुछ जो अच्छा चल रहा है उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए, उसको भी हमारे बीच आना चाहिए। क्योंकि हमेशा युवा को, हम सभी को ठीक है गलत का विरोध भी करना आना चाहिए, पर हमेशा सजग रहना चाहिए कि हम किसी के शतरंज का मोहरा ना बनने पाए। क्योंकि आपने देखा कि अभी पूर्व में जो कुछ इसी तरीके के आंदोलन भारत में हुए और जब वो सत्ता भ्रष्टाचार के विरोध में हुए और जब वो सत्ता पे आए तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर डाली। तो हमें एक को रिप्लेस करने के लिए दूसरे का मोहरा नहीं बनना है। क्या सही है क्या गलत है ये आप तभी सीख पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको अब तो मीडिया पर भी ऊपर मतलब मिल जाएंगी, पर उसमें भी आपको छांटना पड़ेगा क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और वो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़्यादा जो है कोशिश करिए, तो उससे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। रिपोर्ट्स पढ़ने की कोशिश करिए, उससे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। और आप में से भी कोई साहित्यकार, बहुत सारी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की छात्राएं होंगी, आप भी बहुत बड़े साहित्यकार बन सकते हैं। प्रेमचंद जी आप जैसे ही रहे होंगे, पर उन्होंने लिख लिख कर वो साहित्यकार बने। तो पहले पढ़ना सीखिए, फिर पढ़ने के साथ चिंतन मनन करिए और फिर उसका लेखन करिए। और जब आप लेखन करेंगे तो फिर आप भी बहुत आराम से साहित्यकार बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल देखिए तो बहुत अच्छी पुस्तकें लिख डाल रहे हैं। पुस्तकें लिखने से आपको रॉयल्टी भी मिलती है, यानी आपको पैसा भी मिलता है आपके लेखन के लिए। तो उससे आप अर्न भी कर सकते हो, जीविकोपार्जन भी कर सकते हो। तो जैसा कि सभी ने कहा कि साहित्य जो है उस कालखंड का जो एक तरीके से आईना होता है। और साथ ही साथ जो कुछ भी, चाहे हम महाभारत एक उसको भी साहित्य के रूप में देखें, चाहे आप रामचरितमानस को साहित्य के रूप में देखें, तो सब में उस समय क्या व्याप्त थी चीज़ें, उसको लेते हुए आगे क्या प्रोजेक्ट कर सकते थे, उस तरीके से प्रोजेक्ट किए। यानी कि बाबा तुलसीदास जी ने जब उत्तरकांड मतलब जो बाद में एडवा उत्तरकांड लिखा, तो उसमें आप देखिए जो चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट की थी, आज के समय में जो है हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और ये साहित्य इसलिए लिखे जाते हैं, वो हिस्ट्री तो नहीं हम कहेंगे डायरेक्ट, पर एक तरीके से हिस्टोरिकल मिरर होते हैं कि आप हिस्ट्री यानी इतिहास का एक तरीके से प्रतिबिंब की तरह साहित्य जो है कार्य कर रहे होते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कुछ गलत हुआ था तो हमें उससे सीख मिलती है कि हमें किसी का पराधीन नहीं होना है। क्योंकि कुछ लोग अपने, जिनको हम गद्दार कहते हैं, कुछ ने लोगों ने अपने व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है समाज को दिग्भ्रमित किया और जो है अंग्रेज वहाँ से सेना लेके नहीं आए थे यहाँ के लोगों पर अत्याचार करने। यहीं के लोगों ने उनके अंदर नौकरी की और यहाँ के लोगों पर ही गोलियाँ चलाई और यहाँ के लोगों का ही वध किया, यहाँ के लोगों का ही शोषण किया। तो ये चीज़ें भी हमको हमेशा ही ध्यान में रखनी है और ये हमेशा अपने माइंड में रखना है, चाहे हम साहित्यकार हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम छात्र छात्राएं हों, कि राष्ट्र प्रथम है। एक व्यक्तिवादी सोच से बढ़ के समाज है, समाज से भी ऊपर सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे। ये हमेशा अपने दिमाग में आपको रखना चाहिए। ऐसे ही राष्ट्रवादी चिंतक बने, राष्ट्रवादी लेखक बने आप
मेरी आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं। और फिर से मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने यहाँ पे वाचन किया था, और अभी कुछ बच्चे वो वाचन करने वाले हैं। अगर हमारे जो आज के अतिथि हैं उनके पास समय है तो हम 10 मिनट सुन सकते हैं। और बाकी मैं अपने तीनों अतिथियों को मैं कहूँगी कि एक तो वैसे तो कोऑर्डिनेटर हैं रश्मिशील जी, पर मैं तीनों अतिथियों का हृदय से आभार करती हूँ पूरे नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से। और साथ ही साथ मैं हिंदी विभाग को वैसे तो हिंदी विभाग को और हिंदी विभाग से डॉक्टर अंकिता पांडे को, डॉक्टर मेघना यादव को, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी को, मैं तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इसी साल हमारे एक एक करके सीनियर टीचर्स रिटायर हुए और लास्ट सीनियर टीचर अभी रिटायर हुई। और आप यंग जनरेशन के टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत ही अच्छी संगोष्ठी का आयोजन किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम।